अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम बहुत अहम टॉपिक करने जा रहे हैं। यूँ समझ लें कि आज का जो टॉपिक है वो इस चैप्टर नंबर 3 की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। और एग्ज़ाम के हवाले से इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, तो ये लेक्चर आपने जो है वो कंप्लीट और फुल तवज्जो के साथ समझना है, ठीक है जी। तो टॉपिक है जी टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन ए स्ट्रिंग, कि रस्सी के अंदर टेंशन आपने फाइंड करनी है और रस्सी के अंदर पैदा होने वाला एक्सेलरेशन आपने मालूम करना है। तो रस्सी के अंदर टेंशन मालूम करने के और एक्सेलरेशन मालूम करने के दो तरीके हैं, एक पार्ट ए है और दूसरा पार्ट बी है। पार्ट ए में क्या है, वो कह रहा है वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग दैट पास्ड ओवर ए फ्रिक्शन लेस पुली। यानी कि एक रस्सी है वो एक पुली के ऊपर से गुजर रही है, ठीक है। और पुली किस तरह की, फ्रिक्शन लेस, मतलब उसके अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो वो रस्सी जो है वो उस पुली के ऊपर से गुजर रही है और उस रस्सी के दोनों किनारों पे दो मैसेज बंधे हुए हैं और उनकी मोशन जो है वो वर्टिकल है, मतलब अमूदन है, यानी कि या तो अपवर्ड डायरेक्शन में है या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है जी। तो आप सिंपल ये कह सकते हैं कि अमूदन हरकत करते हुए इज्साम की जो स्ट्रिंग है जिसके साथ वो अटैच हैं उसके अंदर आपने टेंशन मालूम करनी है और एक्सेलरेशन मालूम करना है। और जो पार्ट बी है उसमें क्या है कि उसके अंदर एक जिस्म जो है वो वर्टिकल मूवमेंट में है, वर्टिकल मोशन में है, लेकिन जो दूसरा जिस्म है, दूसरा मैस है, वो हॉरिजॉन्टल मोशन में है। तो वो किस तरह की डायरेक्शन है, वो उसकी कैलकुलेशन कैसे हमने करनी है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हमने वर्टिकल मोशन डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले आपने इसकी शक्ल बनानी है जी। तो कुछ इस तरह की आपने शक्ल बनानी है। एक मैस आपने लेना है M1 और दूसरा M2। आपने M1 जो है वो थोड़ा ज़्यादा ले लेना है और जो M2 है वो मैस आपने थोड़ा कम लेना है। तो अगर आप इस शक्ल को देखें तो जाहिर है जिसका मैस ज़्यादा होगा उसका वज़न भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसका वज़न कितना होगा इस मैस का, M1 का, वो M1G होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये जो W होता है ना ये mg के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, mg के। तो अब चूंकि ये M1 है इसलिए इस मैस का जो वेट होगा वो W1 होगा और यहाँ पे m के साथ क्या लगेगा, 1 लगेगा। W1 इज इक्वल टू M1G, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी अहम बात कि जो वेट होता है वो फोर्स है जो ज़मीन लगाती है ऑब्जेक्ट पे, इसका मतलब ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो कह सकते हैं कि जो वज़न होता है ना किसी भी जिस्म का वो हमेशा नीचे की डायरेक्शन में होता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो M1 है इसका वज़न भी नीचे की जानब होगा और कितना होगा, M1G, ठीक है। W इज इक्वल टू mg और m हमारे पास चूंकि 1 है इसलिए हम M1 लिखेंगे और इसका वज़न भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा जो कि होगा M2G होगा, ठीक है जी। अब देखो, अब इस शक्ल को अगर आप देखें तो आप महसूस करेंगे कि ये जो मूवमेंट है ये कुछ इस तरह होगी। मतलब ये मैस ऊपर जा रहा है क्योंकि ये कम है, इसका वजन कम है, और ये मैस ज़्यादा है, इसका वजन भी ज़्यादा है, यानी कि इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लग रही है, इसलिए ये मैस नीचे जाएगा। अगर ये नीचे की जाना मूव करेगा तो जाहिर है ये वाला जो है ये ऑब्जेक्ट ऊपर की जाना मूव करेगा और इस मोशन के दौरान इस रस्सी के अंदर तनाव पैदा हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं टेंशन। और उसकी वैल्यू आपने मालूम करनी है, उसको T से जाहिर करते हैं और उसका फार्मूला आपने डेराइव करना है। तो अगर वेट डाउनवर्ड, आप ज़हन में रखिएगा कि रस्सी जो होती है ना उसके अंदर जो टेंशन है उसकी डायरेक्शन अगर आपने मालूम करनी है तो उस रस्सी के ऊपर लगने वाली फोर्स को आपने चेक करना है। जिस साइड पे उस रस्सी के ऊपर लगने वाली फोर्स होगी उस साइड के अपोजिट जो है वो टेंशन होगी। अब देखो ये जो रस्सी है इसके ऊपर अगर आप देखें तो फोर्स नीचे की जानब लग रही, इसका मतलब इसके अंदर टेंशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी और उसको हम T से जाहिर करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, इस साइड पे अगर पुली के इस साइड पे चले जाएं तो यहाँ पे वेट डाउनवर्ड है, यानी कि फोर्स नीचे की जानब लग रही, चाहे मूव ये ऊपर की जानब कर रहा है क्योंकि ये वाला वजन ज्यादा है इसलिए मूव ऊपर की जानब ये कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ वजन तो है ना इसका, कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रही है, ठीक है। और उस फोर्स की डायरेक्शन अगर आप देखें चूंकि डाउनवर्ड है इसलिए इस साइड पे जो टेंशन होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है। ये दोनों टेंशन जो है ये सेम, मैंने इसलिए इनका नाम रखा है क्योंकि रस्सी सेम है इसलिए टेंशन भी है
जो है वो सेम होगी। ठीक है जी, तो आपने क्या काम करना है कि टी की वैल्यू फाइंड करनी। अच्छा, इसके अंदर मूवमेंट ऐसे है तो एक्सेलरेशन भी इसी तरह ही होगा, यानी कि ये इस साइड पे एक्सेलरेट कुछ इस तरह करेगी, तो वो एक्सेलरेशन भी आपने मालूम करना है। अब हम फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं टी का और ए का। ठीक है जी, तो उसके लिए सबसे पहले आप यहां पे लिखेंगे फॉर m1, यानी कि m1 के ऊपर आपने नेट फोर्स चेक करनी है। नेट फोर्स मालूम करने का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट लग रही हैं तो उसके अंदर आपने नेट फोर्स कैसे मालूम करनी है कि ज्यादा फोर्स में से कम को माइनस कर देना है। ठीक है, और अगर फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है तो फिर नेट फोर्स कैसे मालूम करनी है, हमने उन दोनों फोर्सेस को जो है वो जमा कर देना है। तो अगर हम m1 के ऊपर देखें तो दो फोर्सेस लग रही हैं, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो कि m1g है और दूसरी अपवर्ड डायरेक्शन में जो कि t है। तो कह सकते हैं m1 के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, दो फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, चूंकि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट हैं इसलिए हम क्या करेंगे, ज्यादा फोर्स में से कम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब ज्यादा फोर्स कौन सी है, जाहिर है जो ऑब्जेक्ट जिस साइड पे मूव कर रहा होता है उसी साइड पे फोर्स ज्यादा होती है। तो अगर आप देखें तो ये मैस m1 चूंकि m2 से बड़ा है इसलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब इसके जो इस डायरेक्शन में नीचे की जानिब जो फोर्स लग रही है वो फोर्स ज्यादा है, यानी कि m1g ज्यादा है और ऊपर वाली जो फोर्स जो कि t है वो क्या होगी, कम होगी। तो नेट फोर्स कैसे निकलेगी, ज्यादा फोर्स में से कम को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहां पे पहले आपने लिख लेना है फॉर m1, यानी कि आप कैलकुलेशन किसकी कर रहे हैं, m1 की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो उसके लिए आप लिखेंगे f नेट, यानी कि m1 के ऊपर आपने नेट फोर्स मालूम करनी है। तो वो कैसे आएगी आपको पता है, ज्यादा फोर्स में से कम को माइनस कर देंगे। ज्यादा कौन सी है, m1g, और कम कौन सी है, t। तो ज्यादा में से कम को माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गई, नेट फोर्स आ गई। अब नेट फोर्स का फार्मूला न्यूटन का दूसरे कानून के मुताबिक आप लगा सकते हैं, F इज इक्वल टू m में। तो हम यहां पे लिखेंगे F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, F की वैल्यू पुट कर देंगे, F इज इक्वल टू m में होता है। ठीक है, ये F इज इक्वल टू m में, न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, F की जगह पे हम क्या लगा देंगे, ma लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे चूंकि m कौन सा m1 है इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, m1a इज इक्वल टू m1g माइनस t हमारे पास आ जाएगा। और इसको जो है वो हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अच्छा, अब आपने कैलकुलेशन करनी m2 की। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना फॉर m2। अब इसमें भी देखें, अगर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक m2g जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और एक t है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है। लेकिन अगर आप शक्ल को देखें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे m2 ऊपर की जाना मूव कर रहा है, जाहिर है इसका वेट ज्यादा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये ऊपर की जाना मूव करेगा, मतलब m2 के ऊपर जो ऊपर की जाना फोर्स है वो ज्यादा है, यानी कि t ज्यादा है और m2g क्या होगा, कम होगा। तो नेट फोर्स कैसे आएगी, ज्यादा में से कम को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे f नेट, यानी कि नेट फोर्स इसकी कैसे आएगी, ज्यादा फोर्स में से कम को माइनस कर देंगे। ज्यादा t है और कम कौन सी फोर्स है, m2g। ठीक है जी, तो F इज इक्वल टू m में होता है। ठीक है, ये वाला फार्मूला यहाँ पे आप लगाएंगे। तो यहाँ पे चूंकि m2 है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, m2a इज इक्वल टू t माइनस m2g। ठीक है जी, और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। ये जो कैलकुलेशन हमने की इसमें से दो इक्वेशन हमारी काम की थी, वो मैंने यहाँ पे अलग करके लिख दी हैं। अब आपने क्या काम करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है और टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये बेसिकली बिल्कुल वैसी कैलकुलेशन होगी जैसे आप मैथ के अंदर, अलजेब्रा के अंदर करते हैं कि इक्वेशन होती है उसके अंदर एक्स वाई दिए होते हैं, एक दूसरी इक्वेशन होती है उसके अंदर भी एक्स वाई होते हैं। आपने क्या करना होता है, x की कीमत मालूम करनी होती है और फिर आप x की वो वैल्यू दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट करके y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वही काम आपने यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले जो है इसके अंदर हम a की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। किसकी वैल्यू, a की वैल्यू। तो एक और बात ज़हन में रखनी है कि जब आप मैथ के अंदर x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो जो x का फार्मूला या वैल्यू बनती है उसके अंदर y मौजूद नहीं होता, y को आप एलिमिनेट कर देते हैं। लेकिन जब आप y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसके अंदर जो है वो x की वैल्यू भी नहीं होती, x को हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो इसी तरह जब हम t की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसके अंदर a नहीं होना चाहिए, जब हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसके अंदर t नहीं होना चाहिए। तो हम पहले a की वैल्यू फाइंड करते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, t को कैंसिल करना पड़ेगा
तो दोनों इक्वेशन के अंदर अगर आप देखें तो ये माइनस में है ये वाला t और ये वाला t प्लस में है। अगर हम इन दोनों मसावातों को जमा कर दें तो ये माइनस वाला t और प्लस वाला t कैंसिल हो जाएंगे, तो फार्मूले के अंदर हमारे पास t नहीं रहेगा, तो a का फार्मूला हम मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं a की। यहां पे आप लिख देना है, आपने लिख देना फॉर a, ठीक है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों मसावातों को जमा करेंगे, ठीक है। यहां पे लिखना है एडिंग 1 एंड 2, मसावात 1 और 2 को जमा करने से। तो जमा कैसे करना है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के अंदर जमा करना है, राइट साइड को राइट साइड के अंदर। तो इसकी लेफ्ट साइड इक्वेशन 1 की कौन सी, m1a, और दूसरी की m2a, इन दोनों को जमा कर देना है। m2a इज इक्वल टू m1g माइनस टी, ये इक्वेशन वैसे आ जाएगी, और इसके अंदर आपने जमा कर देनी ये वाली साइड प्लस टी माइनस m2, ये प्लस टी माइनस टी से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया। अब इन दोनों में अगर आप देखो तो a कॉमन है, तो a आप कॉमन ले लो और हमारे पास बच जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है जी। ये दोनों t कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास बच गया m1g और ये माइनस में m2g। क्लियर है। अब देखो यहां पे हमारे पास ये रकम वैसे आ जाएगी a इंटू m1 प्लस m2, और ये इस साइड से आप क्या करोगे, g को कॉमन ले लोगे, तो हमारे पास बचेगा ये g को कॉमन लिया तो m1 माइनस m2 इंटू g, ये हमारे पास आ गया, ठीक है जी। तो अब देखें हमने चूंकि a की वैल्यू फाइंड करनी, तो ये वाली सारी टर्म इसके साथ ज़रब हो रही, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी, तो a हमारे पास आ जाएगा m1 माइनस m2 इंटू g ओवर m1 प्लस m2, ठीक है जी। इसको थोड़ा जो है वो बेहतरीन अंदाज में आप लिख सकते हैं, वो कैसे कि बिल्कुल आपने वैसे a लिखना है, ठीक है, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी, मतलब ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे लिख दें तो भी आपका आंसर ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरह लिख देते हैं तो ज़्यादा सूटेबल हो जाएगा। अब आपने क्या काम करना है, ये a की वैल्यू आपके पास आ गई। अब ये a की वैल्यू आप या तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें या फिर 2 के अंदर पुट कर दें, तो आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी। तो किस इक्वेशन के अंदर हमें इस जो है a की वैल्यू पुट करनी चाहिए, तो जो है हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 के अंदर जो है वो a की वैल्यू पुट कर, 1 के अंदर भी कर सकते हैं, ये बल्कि आपकी असाइनमेंट है कि आपने क्या काम करना है कि इक्वेशन 1 के अंदर a की वैल्यू पुट करके आपने t का आंसर निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको जो है वो इक्वेशन 2 के अंदर जो है a की वैल्यू पुट करके सिखाता हूँ और t की वैल्यू हम लोग निकालते हैं, ठीक है। वो असाइनमेंट आपने ज़रूर करनी है इक्वेशन 1 वाली। यहाँ पे आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, a की कीमत मसावात 2 में दर्ज करने से, ठीक है जी। तो कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, m2 वैसे आ जाएगा। अब a की जगह पे हमने उसकी कीमत लगानी है, तो क्या कीमत इसकी, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी, ये a की जगह पे आ गया, ठीक है जी। बाकी हमारे पास वैसे आ जाएगा t माइनस m2 जी, क्लियर है जी। तो अगर हम ये देखें ये g और m2 ये दोनों इसके साथ ज़रब हो रहे हैं, तो g और m2 को हम इकट्ठा लिख लेते हैं, मतलब ये आपस में भी तो ज़रब हो रहे हैं ना, ठीक है। तो m2 g लिख दिया और ये हमारे पास आ गया m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है। अब ये वाली जो टर्म है ये इधर माइनस में, दूसरी साइड भी आके प्लस में हो जाएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा m2 g इज इक्वल टू, ये माइनस में थी उधर जाके प्लस में होगी, और ये इस साइड पे जो है हमारे पास t रह गया। अब आपने क्या काम करना है कि आपने ये वाली जो रकम है और ये वाली जो रकम है इन दोनों के दरमियान चूंकि प्लस है इसलिए हमने इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, ठीक है जी। अच्छा, जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसके नीचे बटे में 1 है, इसके बटे के अंदर m1 प्लस m2 है, तो एलसीएम भी हमारे पास m1 प्लस m2 ही आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने देखें ये इसको अगर यहाँ पे सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, ताकि आपको समझ आ जाए, मैं इसलिए यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये रकम सेम है इसलिए इसके बटे के ऊपर वाली रकम बिल्कुल वैसे ही आ जाएगी, m2g इंटू m1 माइनस m2। ये एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा, मैथ के अंदर पढ़ा होगा, और वैसे भी आप जो है ये 6ठी 7वीं से एलसीएम जो है वो सीख लेते हैं।
अच्छा यहाँ पे आप देखो तो बटे के नीचे 1 है, इसलिए ये पूरी टर्म जो है ये इसके साथ ज़रब होगी। रीज़न क्या है कि आपने क्या काम करना है कि इस पूरी रकम को आपने इसके बटे वाली रकम पे तकसीम करना होता है, यानी कि यहाँ पे 1 है, इस पूरी को अगर 1 पे तकसीम करोगे तो यही वाला आंसर आएगा और ये इसके साथ ज़रब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या जैसे भी जो आपने तरीका जो है अपनाया हुआ उसी के मुताबिक आप इसको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है जी, m2g, इसके बटे के नीचे कुछ भी नहीं तो ये सारी टर्म इसके साथ ज़रब हो जाएगी। ये हमारे पास आ जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है, इज इक्वल टू t। क्लियर है जी। अच्छा अब देखें कि ये जो m2g है ये m1 के साथ भी ज़रब हो जाएगा और m2g जो है वो m2 के साथ भी ज़रब हो जाएगा। तो हमारे पास ये आएगा, ये बटे के नीचे वाली रकम बिल्कुल वैसे ही आ जाएगी और ये वाली रकम जो है ये हमारे पास बन जाएगी m1 m2g, यानी कि ये जो m2g है ना, ये जब m1 के साथ ज़रब होगा तो ये बन जाएगा m2g m1। तो मैंने उसको तरतीब लगा के लिख दिया है m1 m2g। अच्छा ये माइनस वैसे आ जाएगी। अब m2g को आपने ज़रब देनी है m2 के साथ, तो m2 ज़रब m2 स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारे पास g आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपने इन रकमों को भी अंदर जो है वो ज़रब दे देना है। तो m1 के साथ जब ये ज़रब होगी तो क्या बन जाएगा, प्लस m1 m2g, ठीक है, और ये प्लस यहाँ पे प्लस ये इसके साथ ज़रब होगा तो बन जाएगा m2 स्क्वायर g। ठीक है जी, और ये बटे की साइड पे हमारे पास t आ जाएगा। मतलब सिंपल हमने क्या किया कि ये वाली रकमें इनको अंदर ज़रब दे दी इसके साथ और इस रकम को इनके साथ जो है हमने मल्टीप्लाई करवा दी। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी m1 m2g है और ये भी m1 m2g है, दोनों प्लस में है तो ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो बन जाएगा 2m1 m2g। ठीक है। अच्छा दूसरा देखो तो ये है m2 स्क्वायर g और ये भी है m2 स्क्वायर g, एक प्लस में और माइनस में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जस्ट यही वाली रकम बचेगी और ये दोनों आपस में जमा होकर 2m1 m2g हो जाएंगे और बटे के नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 m2 और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी। तो ये अगर आप इस तरह बिल्कुल सॉल्व कर देते हैं एग्जाम के अंदर तो आपके नंबर जो है वो पूरे आपको मिलेंगे। इसके अंदर थ्योरी क्या लिखनी है वो आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है, जो काम आपने करते जाना है वही साथ साथ आपने एक एक लाइन के अंदर जो है वो लिखते जाना है। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।